हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब भले चंगे प्यारे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड पूरी थ्योरी विद कंसेप्ट। इससे जस्ट पहले मैंने आपको सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक समझाया था, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे रखा है। अगर आपने वो अटेंड नहीं किया है प्यारे, तो ये लेक्चर अटेंड करने से पहले सेल्फ इंडक्शन का ज़रूर अटेंड करिए। उसके बाद ये अटेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। छोटा सा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और अगर इससे पहले के कोई भी लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे के सारे लेक्चर्स के लिंक्स प्रोवाइडेड हैं। फिलहाल आज का छोटा सा लेक्चर है, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन से पहले जान लो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इस तरीके से एक मैग्नेट है, वो किसी एक कॉइल के पास अगर ले जाते हैं या कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिपेंडिंग कि उसको पास में ला रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं। किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनता है। इसी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कॉइल के से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है इस केस में चेंज हो रहा है मैग्नेट के पास में या दूर ले जाने से, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन भी कुछ इसी तरीके का होता है। बस डिफरेंस इतना है कि कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होता है, जो इंड्यूस करंट बनता है फ्लक्स चेंज होने से, उसके फ्लक्स चेंज होने की वजह क्या होती है? मैग्नेट की बजाय यहाँ पे हम एक दूसरी कॉइल ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये कॉइल होगी। अब देखिए ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। क्या किया? इस कॉइल में हमने इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ बनाना है, फ्लक्स को इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है। तो यहाँ पे तो मैग्नेट ले ली थी, मैग्नेट की बजाय खुद एक सोलेनॉइड टाइप हमने यहाँ पे कॉइल ले ली है। अब क्या होगा? अगर यहाँ पे अभी स्विच ऑफ है, बैटरी है इस तरीके से लगी हुई, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा स्विच ऑफ होने से, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ऑन करने से करंट इसमें फ्लो होने लगेगा, करंट इंक्रीज होने लगेगा। मान लें बैटरी 10 एम्पियर का करंट दे सकती है, तो बैटरी का करंट इंक्रीज होने लगेगा 0 से 10 एम्पियर तक। 0 1 2 3 8 9 10 एम्पियर। करंट जब ग्रो करेगा, इसमें करंट के ग्रो करने से इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इससे भी लिंक्ड हो रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे इससे लिंक्ड होता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो इसमें जब लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कॉइल के करंट चेंज करने की वजह से अगर दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट बनता है, तो इस फिनोमेना का स्पेशली नाम दे दिया गया है क्या? म्यूचुअल इंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल, यानी दो लोग होंगे, एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरी कॉइल में करंट बनेगा, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दूसरी बार करंट कब बनेगा सेकेंडरी कॉइल में? तब जब स्विच ऑफ करेंगे। मान लें 10 एम्पियर तक करंट बढ़ा फिर 10 एम्पियर हो गया। अब 10 ही फ्लो करता जा रहा है अगर इस कॉइल में, तो करंट तो कांस्टेंट हो गया। करंट कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स तो निकलेगा इससे, लेकिन फ्लक्स इंक्रीज ना होने की वजह से जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो दूसरी कॉइल में कोई इंड्यूस करंट नहीं बनेगा। इंड्यूस करंट सिर्फ तब तक बनेगा जब तक इसमें करंट 0 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ना हो जाए। 10 हो जाएगा करंट कांस्टेंट, तो सेकेंडरी कॉइल का करंट 0 हो जाएगा। दोबारा करंट कब बनेगा सेकेंडरी कॉइल में? जब इसका स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करेंगे, करंट डिके होने लगेगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। करंट डिके होगा तो इससे लिंक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। सेकेंडरी कॉइल से लिंक फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स के डिक्रीज होने से फिर से इंड्यूस करंट बनेगा, बट अब की बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो स्विच ऑन या ऑफ करने पर सेकेंडरी कॉइल में करंट बनेगा अगर प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन ऑफ करते हैं, या फिर स्विच ऑन ऑफ करने की बजाय सिंपली क्या करिए, स्विच ऑन रख दीजिए। यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा रखी है। इस रियोस्टेट का काम है सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करना। जब रियोस्टेट का स्लाइडर को स्लाइड करके सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करने से भी करंट चेंज होगा, और इसमें जब करंट चेंज होगा इस सर्किट का तो फ्लक्स भी चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने से सेकेंडरी में इंड्यूस करंट बनेगा। तो इंड्यूस करंट हम रियोस्टेट की हेल्प से भी डेवलप कर सकते हैं
सेकेंडरी कॉइल में। तो अभी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, फिर उसकी यूनिट्स पढ़ी, फिर उसके फैक्टर्स पढ़े, फिर एक डेरिवेशन करी, ईएमएफ का फॉर्मूला निकाला, वही सारी चीजें हम म्यूचुअल इंडक्शन में भी करने वाले हैं। पहले इसकी डेफिनेशन नोट लो जरा, क्या है इसकी डेफिनेशन देखिए। कह रहे हैं कि द फिनोमिना अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द नेबरिंग कॉइल इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है प्यारे, चलिए अभी तो ये बात हो गई। अब बात आई कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है। जैसे पहले वाले लेक्चर में सेल्फ इंडक्टेंस था पिछले में, ऐसे यहाँ पे है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या चीज होती है। तो प्यारे जैसे कि ये आपको डायग्राम दे रखा है, आप देखिए इसमें जब करंट ग्रो होगा तो इससे फ्लक्स, इंक्रीजिंग फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा, इसमें इंड्यूस करंट बनेगा। लेकिन ये बताओ सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा, सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक होगा, लेट इट बी डिनोटेड बाय फाई एस से डिनोट कर दे रहा हूं। जिस कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं उसे प्राइमरी, और जिसमें उसका इफेक्ट दिखाई देता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बताओ सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स कब ज्यादा होगा या कब कम होगा, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली प्राइमरी कॉइल के करंट पे। इसमें जितना ज्यादा करंट होगा सेकेंडरी कॉइल से उतना ही ज्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा, यानी सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी कॉइल का करंट। मानते हो? ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इज इक्वल टू लगेगा, तो फाई एस इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ गया। एक काम मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ इससे पहले कि यहाँ पे फाई एस और आई पी अंडरस्टूड है कि फ्लक्स जो है सेकेंडरी का है, करंट जो है प्राइमरी का है, तो इसे मैं जनरली ऐसे लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। यहाँ कांस्टेंट हम लगाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्योंकि बता रहे हैं इसलिए एम लेटर यहाँ पे यूज करते हैं। वेयर एम क्या है यहाँ पे? एम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से? इसी को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको जाना जाता है नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जैसे एल, जैसे हमने पहले फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई किया था और फाई इज इक्वल टू एल आई आया था सेल्फ इंडक्टेंस में, यहाँ फाई इज इक्वल टू एम आई आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मान लें कि इस फॉर्मूले के हिसाब से m को अगर डिफाइन करना पड़े कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज़ है, तो इसलिए सिंपली हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम इफ I इज इक्वल टू 1 ले लें, 1 एम्पियर, मान लें कि प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं, I की वैल्यू 1 डालेंगे तो बताओ फाई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? m के इक्वल आ जाएगी, यानी m खुद किसके इक्वल आ जाएगा? फ्लक्स के इक्वल आ जाएगा। कब? जब प्राइमरी कॉइल में करंट 0 है। तो हम ये कह सकते हैं दोनों कॉइल्स के बीच कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में एक एम्पियर करंट फ्लो होने से जितना सेकेंडरी कॉइल से फ्लक्स लिंक्ड होगा, म्यूचुअल इंडक्शन न्यूमेरिकली उसी के इक्वल होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है प्यारे, तो ये नोट कर लो, ये डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दी है, ये नोट करिए। दस म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अभी ये फॉर्मूला तो आ गया म्यूचुअल इंडक्शन के हिसाब से, ये फ्लक्स वगैरह का। अभी आप ये देखिए, जब इसमें करंट चेंज करेंगे तो प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। इंड्यूस ईएमएफ कितना बनेगा उसका फॉर्मूला हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से वी नो, क्या नो? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी, है ना, मालूम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ईएमएफ इज इक्वल टू रेट और नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। माइनस साइन डिनोट करता है कि ईएमएफ हैज गॉट ऑपोजिंग नेचर। फिलहाल अगर इस फॉर्मूले में फाई की जगह हम डालें, यहाँ पे क्या डालें फाई की जगह? ये लीजिए, क्या ऊपर वाला फॉर्मूला, माइनस फाई की जगह लिख दिया एम आई, फाई की जगह एम आई और डी टी वैसे ही। ठीक है,
तो कांस्टेंट m है वो बाहर आएगा, तो ये हो गया m di/dt। तो ये लीजिए इंड्यूस ईएमएफ का हमारे पास फॉर्मूला आ गया -m di/dt, जो कि न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकता है। अच्छा, अगर बोर्ड्स की बात करें क्लास 12 के, तो प्यारे इन टॉपिक्स पे रिलेटेड, मतलब आपके सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो बहुत ही डायरेक्ट आता है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल नहीं आता है। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेंगे डायरेक्शन वगैरह बताने के लिए, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सेल्फ इंडक्शन पे बेस कराए थे, और इसमें भी बताऊंगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ही डायरेक्ट आएगा। अच्छा, अगर आया तो फिलहाल यहाँ से जैसे हमने m की डेफिनेशन बताई, ऐसे यहाँ से भी m की डेफिनेशन बता सकते हैं। कैसे? ऐसे कि अगर आप ये देखिए यहाँ पे, अगर हम ये यहाँ पे m का फॉर्मूला देखें तो m का फॉर्मूला क्या हुआ, E/- di/dt। ये देखिए ये चीज़ इसके नीचे आ गई। अब यहाँ पे इफ di/dt 1 ले लें, है ना, 1 क्या यूनिट क्या लिखोगे, ऊपर एम्पियर है नीचे सेकंड है, 1 एम्पियर पर सेकंड ले लें, देन ये बताओ E किसके इक्वल हो जाएगा, E जो है वो m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, या m किसके इक्वल हो जाएगा, -e के इक्वल हो जाएगा। माइनस साइन तो सिर्फ डिनोट कर रहा है कि अपोजिंग नेचर है, लेकिन जब मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो माइनस साइन नहीं दिखाऊंगा। यहाँ पर आपने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ के बराबर होता है, लेकिन कब, E के बराबर कब आया, जब आपने di/dt 1 रखा, तभी तो E m के बराबर आया। di/dt क्या है, di/dt है ऊपर चेंज इन करंट, नीचे टाइम, तो di/dt हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अगर यूनिटी है तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंड्यूस ईएमएफ के बराबर आता है। तो डेफिनेशन हो जाएगी कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन may be defined as the induced EMF produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is यूनिटी। प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर यूनिटी होगा तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा म्यूचुअल इंडक्शन न्यूमेरिकली उसी ईएमएफ के बराबर होता है। बात समझ पा रहे हो? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या चीज होती है? म्यूचुअल इंडक्शन एक फिनोमिना है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एक क्वांटिटी है जिसकी अपनी यूनिट होगी, जिसका फॉर्मूला होगा, जिसके फैक्टर्स भी होंगे जिस पे वो डिपेंड करेगा। तो ये प्यारे डेफिनेशन लिख लीजिए, जो मैंने वर्ड्स अभी बोले वही यहाँ पे पॉज करके लिखे हुए हैं, तो आप नोट्स भी साथ साथ में बनाते जाइए, ठीक है। चलिए, तो इतना करिए, फिर देखते हैं कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन हमने पढ़ा इसकी यूनिट क्या है। ओके, देखिए प्यारे, m के अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े जिसमें m आता है, एक phi = mi और एक E -m di/dt। तो ये जो दूसरा फॉर्मूला आया है इसकी हेल्प से हम m की यूनिट निकालने वाले हैं। क्या? हालांकि पहले वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक ही बात है। सेकंड वाले फॉर्मूले से E -m di/dt में अगर हम m का फॉर्मूला देखें तो इट विल बी di/dt नीचे चला जाएगा तो di/dt। यहाँ इन सब की यूनिट डाल दीजिए तो m की यूनिट आ जाएगी। ईएमएफ की क्या यूनिट होती है? वोल्ट, di की एम्पियर और टाइम की सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। माइनस हटा दे रहे हैं भैया, यूनिट लिख रहे हैं तो साइन थोड़ी ना लगाओगे। वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इसकी यूनिट आ गई, जिसे मिला के पता है क्या लिखते हैं? ध्यान करिए, जब हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन निकाल रहे थे, जिसकी यूनिट क्या होती थी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की? हेनरी। वहाँ पर भी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आता था, जिसे मिला के हम हेनरी लिखते थे। यहाँ भी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर आ रहा है, तो जैसे सेल्फ इंडक्शन की यूनिट हेनरी होती है, ऐसे ही इसकी यूनिट भी हेनरी ही होगी, हेनरी ही होगी, ठीक है, हैरी नहीं, हेनरी, ठीक है, हेनरी, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल H से। अब आप ये बताइए, अगर मान लें कि सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ बना 1 वोल्ट का बना, जब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड का था, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी हेनरी? ऑब्वियसली 1/1 1 आएगी, यानी 1 हेनरी = 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर पर सेकंड, यानी ये
यानी ये। तो अभी एक क्वेश्चन तो ये आया, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, आपने बोला हेनरी। दूसरा क्वेश्चन आया डिफाइन 1 हेनरी, 1 हेनरी डिफाइन करिए कितना होता है। तो आप 1 हेनरी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, बोले अरे 1 हेनरी क्या है, 1 हेनरी दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है या म्यूचुअल इंडक्टेंस है। फिर से 1 हेनरी क्या है, 1 हेनरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है दो कॉइल्स के बीच का, तब जब सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ कितना बने, 1 वोल्ट बने। कब, जब प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 1 हेनरी, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी if an EMF of induced EMF of 1 volt is produced in the secondary coil when the rate of change of current in the primary coil is 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये डेफिनेशन है प्यारे, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। जो मैंने बोला वही यहाँ पे डेफिनेशन, हो सकता है थोड़े दूसरे वर्ड्स में हो, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है प्यारे, नोट करिए। फिर बढ़ते हैं आगे। आगे क्या होगा, आगे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालने वाले हैं, किसके लिए, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला था फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड, ऐसे ही यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन निकालने वाले हैं दो लोगों का, एक 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स का जो एक के ऊपर एक बंधी है, अभी समझाऊंगा, और दूसरा 2 सर्कुलर कॉइल्स जो कंसेंट्रिक हैं एक के अंदर एक। ये दोनों डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझना, प्यार से लिखना, फिर ही आगे बढ़ना। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो क्वेश्चन डालिए मेरे प्यारे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स। ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 सोलेनॉइड इसलिए ली गई हैं, पहली जो सोलेनॉइड होगी प्राइमरी सोलेनॉइड जिसे हम S1 से डिनोट करने वाले हैं, उसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे। उसमें करंट फ्लो कराने से उसके ऊपर एक दूसरी कॉइल बंधी होगी जिसमें शुरुआत में कोई करंट नहीं होगा, लेकिन पहली वाली कॉइल का जब करंट इंक्रीज होगा उससे सेकेंडरी वाली कॉइल में जो उसी के ऊपर बंधी थी उसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से दूसरे में इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ बनेगा। तो एक में करंट चेंज करने से दूसरे में इंड्यूस करंट बन रहा है, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना है उसका एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, जिससे डिसाइड होगा वो फैक्टर्स जिन पे वो डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 कॉइल ली हैं, एक हमने ये सॉलिड लाइन से दिखाई है इस तरीके से, लेट दिस कॉइल बी डिनोटेड बाय S1, ये है आपकी प्राइमरी कॉइल, ठीक है, लेट दिस बी प्राइमरी कॉइल। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल बांधी है जो ये डॉटेड लाइन से दिखाई है, इसके ऊपर दूसरी कॉइल बांधी है जो डॉटेड लाइन से दिखाई है। फर्स्ट वाली में करंट चेंज होने से सेकंड वाली में करंट बनेगा। फर्स्ट वाली का अभी मान लें करंट I1 है और सेकेंडरी कॉइल में जो करंट बन रहा है लेट इट बी I2। फर्स्ट वाली का छोटी है, इसका रेडियस मान लें R1, और दूसरी वाली इसके ऊपर जो बंधी है उसका रेडियस ज़्यादा मान लें R2। मान लें बिल्कुल एक के ऊपर एक ही चिपकी हुई बंधी हुई हैं, जैसे ये है एक कॉइल ये बंधी हुई थी, इसी के ऊपर दूसरी बंधी हुई है, तो दोनों का जो रेडियस है लगभग सेम होगा, जिसकी वजह से अगर उसका हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो वो भी दोनों का सेम होगा, ठीक है, लगभग। फिलहाल अभी हमने R1 R2 लिख दिया है और दोनों की लेंथ मान ली है कितनी, L है। डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले जो भी डायग्राम में बनाया है उसको हमें लिखना जरूर होता है स्टेटमेंट की फॉर्म में। क्या लिखेंगे, कंसिडर लॉन्ग सोलेनॉइड, कंसिडर 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स S1 S2 वूंड ओवर S1, S2 वूंड ओवर S2 वूंड ओवर S1, दोनों का रेडियस, दोनों की लेंथ और करंट और नंबर ऑफ टर्न्स आपको नोट करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। क्या लेट करना पड़ेगा, लेट L बी द लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द 2 सोलेनॉइड। अगर ये रेडियस है तो प्यारे एरिया कितना होगा अंदर वाली S1 कॉइल का, ऑब्वियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड का अगर देखें तो वो होगा पाई R स्क्वायर, अंदर वाली की बात कर रहा हूं तो वो R1 यहाँ पे हमने लिख दिया, रेडियस सेम लिया तो सिर्फ R लिख सकते हो। और लेट कैपिटल N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच सोलेनॉइड S1 एंड S2। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ लिख लो टोटल। अगर ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो बताओ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे किससे डिनोट करते हैं हम, पर यूनिट लेंथ वाले को स्मॉल n से डिनोट करते हैं।
पर यूनिट लेंथ कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी दिस। अगर प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं फर्स्ट वाली तो यहाँ 1 लिखेंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन सेकेंडरी कॉइल ले रहे हैं तो यहाँ पे N2/L लिख लेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी लिख लेना, इन प्राइमरी कॉइल, इन कॉइल S1, इन कॉइल S2। ठीक है, अभी हमें दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। मोटे तौर पे बता रहा हूँ, क्या कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मोटे तौर पे ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली कॉइल है जब इसमें करंट फ्लो कराएंगे, करंट फ्लो कराने से इससे कुछ फ्लक्स निकलेगा जो इसके बाहर बंधी हुई कॉइल से लिंक्ड होगा, तो बाहर में इंड्यूस करंट बनेगा। अंदर वाला करंट पहले 0 था, जैसे ही करंट हमने उसमें फ्लो कराया 10 एम्पियर मान लें, तो 0 से 10 एम्पियर करंट बढ़ेगा। ठीक है, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, वो इंक्रीजिंग फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में लिंक्ड होगा। पहले 0 फ्लक्स लिंक्ड हो रहा था, लेकिन नीचे करंट पास करने से ऊपर वाले में फ्लक्स जब बढ़ेगा इंड्यूस करंट बनेगा। तो यहाँ पे हम ये निकालेंगे जो सेकेंडरी कॉइल है उससे टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA, उस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। पहले एक बड़ी वाली कॉइल का 1 टर्न से कितना फ्लक्स है, फिर टोटल जितने भी टर्न्स हैं उससे टोटल फ्लक्स कितना है, तो phi = B × A करके एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये लगाएंगे। दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला दो कॉइल्स के बीच होता है MI, हमें मालूम है। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, II कट जाएगा, M का फॉर्मूला आ जाएगा। यही हमने सेल्फ इंडक्शन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड निकालने के लिए भी यही काम किया था, यहाँ पर भी यही करेंगे। डायरेक्ट कर देता हूँ, क्या कर रहा हूँ देखिए। पहले हम लिखें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ S2 निकालेंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA। लेकिन यहाँ ये बताओ भैया, मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे, अंदर वाले की या बाहर वाले की? भैया सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, आज तो फर्स्ट वाले की रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वाले की लेंगे। ऑब्वियसली एरिया किसका लेंगे, जिसमें लिंक्ड हो रहा है, एरिया लेंगे सेकेंड वाले का। तो प्यारे क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक काम ये करते हैं कि मान लें दोनों का रेडियस सेम है, R1 R2 सेम है, तो भैया एक ही के ऊपर एक लिपटी हुई, तो चाहे एरिया पहले वाले का ले लो, चाहे एरिया दूसरे वाले का ले लो, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन साइड का दोनों का एरिया सेम होगा। अगर बिल्कुल एक के ऊपर चिपकी हुई लिपटी हुई है तो एरिया किसी का भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल ये तो ईच टर्न से हो गया। अब हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद, शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिंक्ड विद कॉइल S2। टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास आया है एक टर्न का फ्लक्स, इसे टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे। किसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ऑब्वियसली सेकंड कॉइल के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि उसी से टोटल फ्लक्स निकाल रहे हो S2 से। एक फ्लक्स आपका ये आया, इसमें B1 का फॉर्मूला डाल दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, μ0 Ni। लेकिन ये बताओ ज़रा, क्योंकि फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली N और I भी फर्स्ट का ही लेंगे। एक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आ गया, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी नो क्या नो, phi का फॉर्मूला क्या होता है, phi MI। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे ये देखो, नाउ वी नो पूरा लिख लो, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल विद कॉइल S2, इसका फॉर्मूला ये भी होता है, जहाँ पे I कौन सा लेंगे, ऑब्वियसली सेकंड से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, करंट तो फर्स्ट का ही लेंगे, फर्स्ट की वजह से हो रहा है। अब ये दो फॉर्मूले आपके पास दोनों phi के आ गए। फर्स्ट इज इक्वल टू इक्वेट कर दो, यानी MI इज इक्वल टू दिस कर दो, यानी ये लिख दो μ0 N1 I1 A इंटू N2। यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका I1 से I1 कट गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, M इज इक्वल टू μ0 N1 A। N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N2 की जगह अगर आप देखें तो L इधर ले जाएं तो N2L भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, μ0 N1 N2 AL, μ0 N1 N2 AL। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यही फॉर्मूला जब हम कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड निकाल रहे थे तो μ0 N² AL आया था।
अरे देखो इन दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, ये भी फॉर्मूला वैसा ही है, म्यू नॉट ए एल, बस यहाँ n स्क्वायर है, n स्क्वायर को स्प्लिट करके n1 n2 ही कर दिया गया। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। चाहे तो इनकी दोनों की जगह n1 n2 का अगर ये फॉर्मूला डाल दो, n1 अपॉन एल n2 अपॉन एल, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ μ2 n1 n2 अपॉन एल ए, ठीक है। एक एल से एल कट जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। चलिए ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फिर बात करते हैं कि ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स का जो फॉर्मूला आया है, याद हो गया फॉर्मूला, म्यू नॉट n1 n2 al या फिर म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन एल, ठीक है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम ये बताएंगे कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो फॉर्मूले से पता चलते हैं, और कई ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो जरूरी नहीं है फॉर्मूले से पता लगे, लेकिन हाँ उन फैक्टर्स पे भी वो क्वांटिटी डिपेंड करती है। कैसे, इसमें पता चलने वाला है। सबसे पहले देखिए 5 फैक्टर्स हैं टोटल जिन पे ये डिपेंड कर रही है, फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूँ। कैसे, देखिए गिन के मत बैठ जाना, 1 2 3 4 5। कैसे हैं वो 5 फैक्टर्स? देखिए सबसे पहला फैक्टर्स ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। आप देख रहे हैं, चाहे इससे देख लीजिए चाहे इससे देख लीजिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करे। जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा, उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा, उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन होगा ऑब्वियसली। दूसरा, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। साफ साफ चाहे इससे देख लो चाहे इससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर विल बी द, जितना चौड़ा होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक्ड होगा दूसरी कॉइल से और उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्शन। अब पतली पतली कॉइल्स होंगी तो भैया पतली कॉइल से कितना फ्लक्स निकलेगा और कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, तो इसलिए मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर द म्यूचुअल इंडक्शन। तीसरा, परमिएबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। आप साफ साफ देखो मैंने यहाँ म्यू नॉट क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ये माना था कि जो दो कॉइल्स एक के ऊपर एक बांधी थी उसमें बीच में वैक्यूम थी। अगर वैक्यूम ना होके कोई दूसरा मीडियम होगा प्यारे, तो भैया यहाँ म्यू नॉट नहीं लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, म्यू है ना, उस मीडियम की परमिएबिलिटी जो कि खुद किसके इक्वल हो सकती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म्स में म्यू आर म्यू नॉट n1 n2 al। अगर वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम होता है तो म्यू नॉट के साथ एक म्यू आर और लग जाता है, जहां पे म्यू आर का मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो किसका फॉर्मूला होता है, म्यू का फॉर्मूला, ये ऐसे, ठीक है। नोट कर लो प्यारे, ठीक है। यानी अगर वैक्यूम की जगह कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां म्यू आर लग जाना है, म्यू नॉट के साथ म्यू आर लग जाना है, जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है अगर, तो m की वैल्यू बढ़ जाएगी मल्टीप्लाई होने से, ठीक है। इस पे बेस एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तीसरा, सेपरेशन बिटवीन, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल्स। इसका क्या मतलब है, अभी डायग्राम से समझाऊंगा, अभी इसको ऐसे ही छोड़ दो, डायग्राम से समझाता हूं, ठीक है। फिलहाल तीसरा, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द टू कॉइल्स, मतलब दो कॉइल जो एक के हैं वो किस तरीके से ओरिएंटेड हैं, क्या एक के ऊपर एक बंधी हैं या एक के साइड में एक रखी हैं, वो ओरिएंटेशन कैसी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है कॉइल्स को एक के ऊपर एक ही बांधा जाए, अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, तो अलग अलग तरीके में भी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू अलग हो जाएगी। जैसे 3 केस में यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 2 3। पहला केस तो आपने देखा ही, एक के ऊपर एक बांध दी थी। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, प्राइमरी कॉइल ऐसे ली और उसके साइड में सेकेंडरी कॉइल रख दी। तीसरे केस में क्या किया, प्राइमरी कॉइल ऐसे और साइड में रखने की बजाय ऐसे 90 डिग्री पे रख दी। तो आपको क्या लगता है किस केस में प्राइमरी कॉइल का ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो पाएगा, किस केस में? ऑब्वियसली फर्स्ट केस में, क्योंकि फर्स्ट के एक के ऊपर एक ही बंधी है, तो जितना भी प्राइमरी कॉइल से अंदर से फ्लक्स निकलना है वो ऑब्वियसली सेकेंडरी कॉइल में लिंक्ड होगा ही होगा, मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि उसी के ऊपर बांधी है, वो निकलना ही पड़ेगा, अंदर से निकलेगी उसमें जाना ही पड़ेगा। इसमें देखा जाए तो ये फ्लक्स ऐसे निकलेगा, इस तरह थोड़ा रफ बना रहा हूँ प्यारे, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। तो देखो ये इधर का तो इधर से लिंक्ड हो गया, लेकिन जो इधर गया वो तो बेचारा हवा में चला गया, इस कॉइल से लिंक्ड नहीं हो पाया, तो कम फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है इसका इससे, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन इसमें थोड़ा कम होगा। इसमें देखा जाए तो इसमें इधर से निकल गया, ठीक है, इसका इधर से, अब इधर में भी आप देखिए सिर्फ इधर वाला ही इधर से लिंक्ड होगा, इधर वाला फिर लॉस हो गया,
तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और कम होगा। तो ओरिएंटेशन कैसी है एक दूसरे के रिलेटिव में, कैसे रखी हुई है, कैसे सेट करी हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये डायग्राम कॉपी में बना लो। मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था, जैसे ये दो कॉइल्स हैं, हम मान लें ऐसे इतने डिस्टेंस पे रखी हैं 1 सेंटीमीटर दूर, तो इसका फ्लक्स इससे लिंक्ड हो रहा है। कुछ दूर कर देंगे तो भी क्या उतना ही फ्लक्स लिंक्ड होगा? नहीं, कम होगा ना दूर करने से। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जितना दूर रखेंगे उतना म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो जो भी चल रहा है? समझ पा रहे हो तो एक लाइक बटन तो यार दबा दिया करो। जब भी आपको लगे अरे वाह ये समझ में आ गया, उसी समय पॉज करके लाइक बटन। फिलहाल प्यारे, ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन का पूरा टॉपिक था, थ्योरी थी, जो आपके 12th के सिलेबस में जितना है वो मैंने आपको बताया। फिलहाल इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बताया। कुछ एक दो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, वो मैं कराने जा रहा हूँ। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। ओके मेरे प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। ध्यान से कह रहे हैं, टू कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉलर रेडियस R1 एंड अदर ऑफ लार्जर रेडियस R2, such that R1 and R1 is much less than R2 are placed coaxially with centers coinciding। centers coinciding है, concentric coils हैं, ये लीजिए बना दिया concentric coils, एक ये और सेम सेंटर से ये सेंटर आएगा, ये एक दूसरी कॉइल। ठीक है, दूसरी कॉइल जो है मैंने बड़ी बना दी है, पहली का रेडियस है R, बड़ी वाली का रेडियस है R2, छोटी वाली का रेडियस है R1। यहाँ लिखा है R1 मच लेस देन R2, मैंने बहुत बड़ा बना दिया और इसे छोटा सा ही बनाना चाहिए था। ठीक है, चलो बना दिया। तो ये कॉइल 1, ये कॉइल 2। ठीक है, कह रहे हैं ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। प्यारे इसमें क्या है, अगर इसमें कोई करंट फ्लो कराएंगे, मान लें लेट से I2 करंट फ्लो करा रहे हैं, सेकेंड कॉइल का I2 ले लिया, इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसका करंट चेंज होने से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके चारों तरफ, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से निकालें, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब अंदर वाली कॉइल से लिंक्ड होगा तो अंदर वाली कॉइल में इंड्यूस करंट बन जाएगा, लेट इट बी I1। ठीक है, एक से दूसरे में करंट बना यानी म्यूचुअल इंडक्शन हुआ, वो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा वो हमने निकालना है। तरीका वही है निकालने का जो अभी हमने 2 लॉन्ग सोलेनॉइड्स के लिए यूज़ किया था। दो अलग अलग तरीके से फ्लक्स का फॉर्मूला निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे, m आ जाएगा। पहले हम ये निकालें कि फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil C1 ड्यू टू C2। ठीक है, अच्छा ये लीजिए निकालें, और लिंक्ड विद C1 ड्यू टू 2, ये लीजिए फॉर्मूला क्या है, B इंटू ए, बी ए फॉर्मूला होता है ना फ्लक्स का। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे, हम इससे निकाल रहे हैं कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा। जब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसका फ्लक्स इससे लिंक्ड होगा, तो इससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किसकी लेंगे, फर्स्ट वाले की या सेकंड वाले की? ऑब्वियसली सेकंड की वजह से फर्स्ट में लिंक्ड हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड की होगी। लेकिन एरिया किसका होगा, जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, जिससे फ्लक्स किससे पास हो रहा है, इससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो एरिया तो इसी का ही लेंगे, एरिया A1 का लेंगे। ये लीजिए यहाँ फॉर्मूला डाल दीजिए दोनों का। मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुलर कॉइल की वजह से उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, याद करिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ा था, μ0/4π। बताओ जल्दी से याद करो, क्या फॉर्मूला है, अरे 2πi/r। सेकंड की वजह से निकालना है तो करंट भी सेकंड का, रेडियस भी सेकंड का, लेकिन एरिया किसका लेंगे, फर्स्ट का है, तो फर्स्ट के एरिया सर्कुलर का फॉर्मूला πr², कौन सा, R1। ठीक है प्यारे, जो कॉट रहा है उसे कॉट दीजिए ना, पाई से पाई कॉट गया, 1 ज़ा 2 ज़ा कॉट गया। ठीक है, चलो ये कट गया तो क्या बन गया, μ0। अब पाई काटना है काट दो, नहीं काटना है तो ना भी काट सकते हो, चलो हमने तो काट दिया, μ0। ठीक है, μ0/2 πi2r1² R2। ठीक है, चलो ये आ गया, 2 कट गया, 2 से 2, ठीक है।
पाई बच गया था। अच्छा, नाउ वी नो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें मालूम है फ्लक्स लिंक विद फर्स्ट कॉइल ड्यू टू इसका फॉर्मूला MI होता है। सेकंड फर्स्ट कॉइल से कितना लिंक्ड होगा सेकंड की वजह से, उसका फॉर्मूला ये होता है, जहाँ पे करंट हम I2 ही लेंगे ऑब्वियसली, सेकंड के करंट की वजह से अंदर करंट बन रहा है। इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम इक्वेट कर दें प्यारे, तो दिस इज इक्वल टू दिस कर दो, MI2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 R1 स्क्वायर अपॉन R2 आ गया। ऐसा करने से I2 भी कैंसिल हो गया। M का जो फॉर्मूला आ गया वो लिख दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पाई लिख रहे हैं तो चलो ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, म्यू नॉट पाई R1 स्क्वायर अपॉन R2 और नीचे 2 था ही था। अगर आप इसको छेड़ते नहीं, 4 पाई को पाई से नहीं छेड़ते, पाई रहन देते, तो ऊपर पाई स्क्वायर आ जाता है ना, और 2 भी लग जाता अगर ये काटते नहीं तो, और तो नीचे हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, जो लिखना चाहो वो लिख लो, म्यू नॉट 2 पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2। ठीक है, समझ पा रहे हो। बोले सर इसका क्या मतलब था, R1 लेस देन R2 मच लेस देन, इसका मतलब ये था प्यारे, जो हमने सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ली, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा, ये हमने सेंटर का फॉर्मूला लिखा है, ना कि यहाँ 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 का। तो सेंटर का फॉर्मूला हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये कॉइल इतनी बड़ी है ही नहीं, कॉइल तो छोटी सी है, सर्कुलर कॉइल। तो इस छोटी सी सर्कुलर कॉइल जो बिल्कुल सेंटर के पास में ही होगी, तो हम उसके लिए सेंटर का फॉर्मूला लगा पाए, इसलिए वहां पे उसने दिया था कि R1 मच लेस देन R2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। जल्दी से इसे अपने आप करना, पॉज करके, नहीं आए तो ही देख के करना। जल्दी से बढ़ो आज के आखिरी क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं किस तरीके से आपको फिगर दे रखी है और बोल रहे हैं फिगर शोज अरेंजमेंट, करंट शोज बल्ब है एक X कनेक्टेड विद अ कॉइल व्हेन AC इज पास्ड। ये कॉइल A है, ये कॉइल B है। कॉइल A में AC लगा हुआ है। AC क्या होता है, AC एक ऐसा करंट होता है, अगली यूनिट में पढ़ना तो पूरे चैप्टर में है, लेकिन AC एक ऐसा करंट होता है जिसकी करंट की डायरेक्शन तो चेंज होती ही है आगे पीछे, लेकिन करंट की वैल्यू भी चेंज होती जाती है, बढ़ता जाता है करंट, कम होता जाता है, बढ़ता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बल्ब्स लाइट अप। मतलब जब एक कॉइल में स्विच ऑन किया, ऑल्टरनेटिंग करंट पास कराया, तो ये जो सेकेंडरी कॉइल का बल्ब था वो जल गया, लाइट्स अप। ऐसा क्यों हुआ, ये तो बता सकते हो क्यों जला होगा, क्योंकि इसका जब ऑल्टरनेटिंग करंट है, करंट चेंज होगा, करंट बढ़ेगा कम होगा, इसके करंट चेंज होने से इससे निकलता फ्लक्स भी चेंज होगा, और इससे लिंक्ड फ्लक्स जब चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस करंट बनेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना, और इंड्यूस करंट बनने से ये बल्ब ग्लो अप हो जाएगा। सिंपल सी बात। सेकेंड, बल्ब गेट्स डिमर इफ द कॉइल B इज मूव्ड अपवर्ड्स। ये कॉइल पूरी इसे उठा के अगर ऊपर ले जाएं तो बल्ब डिम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी, जैसे जैसे इसे ऊपर ले जाते जाएंगे इससे डिस्टेंस दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से इससे निकलता हुआ फ्लक्स जो B में लिंक्ड हो रहा था वो कम और कम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं भैया फ्लक्स ही कम लिंक होगा उससे, तो फिर करंट भी तो कम बनेगा। ठीक है, नहीं है तो इसलिए डिम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगा, और म्यूचुअल इंडक्शन कम होने से EMF की वैल्यू कम हो जाएगी। E इक्वल टू माइनस MDI/dt होता है कि नहीं होता है, M कम होने से EMF भी कम हो जाएगा। कह रहे हैं इफ अ कॉपर शीट इज इंसर्टेड इन द गैप बिटवीन द कॉइल्स देन हाउ द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब चेंजेस। कह रहे हैं बीच में हमने इस तरीके से एक कॉपर की शीट रख दी इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो क्या होगा, सोचिए जरा क्या होगा कॉपर की शीट रखने से। बेटा कॉपर की शीट रखने से ये होगा कि इसमें जब करंट चेंज होगा, इससे निकलता हुआ फ्लक्स चेंज होगा। वो फ्लक्स पहले डायरेक्टली सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड हो रहा था, लेकिन अब वो चेंजिंग फ्लक्स एक कॉपर की कॉइल से पास होने लगेगा, कॉपर की कॉइल से पास होके आगे जाएगा। लेकिन जब उस कॉपर की प्लेट से पास होता हुआ जब आगे जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा। कॉपर की प्लेट से लिंक्ड, कॉपर की शीट से लिंक्ड फ्लक्स चेंज होने से कॉपर में इंड्यूस करंट बनने लगेंगे। कौन से प्लेट में, एडी करंट्स, फुकाल्ट करंट्स बनने लगेंगे, और वो ऐसे बनेंगे जो
यहाँ से चेंज होते हुए फ्लक्स को अपोज करें, लेंज लॉ, ऐसे इंड्यूस करंट बनेगा, एडी करंट बनेगा कि वो उसको अपोज करे। तो फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा था, फ्लक्स इंक्रीज नहीं हो पाएगा। अगर इंक्रीज हो रहा था तो सही से इंक्रीज नहीं हो पाएगा, डिक्रीज हो रहा था तो सही से डिक्रीज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सेकेंडरी कॉइल तक उतना फ्लक्स पहुंच ही नहीं पाएगा इसके अपोजिशन की वजह से, जिसकी वजह से दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगा, और कम होने से ईएमएफ भी कम होने से बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है प्यारे, तो ये जो पार्ट, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और जैसा मैंने बताया उसका आंसर लिख लीजिए। प्यारे इस पार्ट में से जनरली इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वो आप लोग खुद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछिएगा, ऐसे कोई टिपिकल इस पार्ट के क्वेश्चंस हैं नहीं। फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही है, म्यूचुअल इंडक्शन पूरा हो चुका है। इसके बाद इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक बचा है, कौन सा? एसी जनरेटर, जो अगर करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप एसी जनरेटर का लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी कोशिश है कि नीचे आपको जल्दी दे दिया जाए। फिलहाल जब तक के लिए इंतज़ार करिए अगले लेक्चर का, तब तक मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाइए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।